तस्वीर एक आपको दिखा दूं, कर्नाटक से अंदर ब्रेकफास्ट मीटिंग की ये तस्वीर सामने आ चुकी है और सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार अगल बगल में बैठे, उसके बाद गले मिलते हुए उनकी तस्वीर, डीके शिव कुमार ने सिद्धारमैया के पांव छुए, ये तस्वीर भी सामने आ चुकी है। पावर ट्रांसफर कितना स्मूथ हो सकता है, प्रयास इसी बात का कांग्रेस हाईकमान भी कर रहा है। अब सिद्धारमैया को दिल्ली भी आना है, राहुल गांधी से मुलाकात भी करनी है। राहुल गांधी कैसे सिद्धारमैया को सेंटर में आने के लिए मना पाते हैं, और अगर वो नहीं मना पाते हैं तो फिर सिद्धारमैया अपने लिए क्या पॉलिटिकल पोजीशन चाहेंगे पार्टी के अंदर? क्या वो अपने पसंद का प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहते हैं? क्या अपने बेटे को डिप्टी सीएम के पद पर देखना चाहते हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब तभी आएगा जब सिद्धारमैया अपने कार्ड्स खोलेंगे। लेकिन एक ये जो तस्वीर है जिसमें गले मिल रहे हैं डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया के पांव छू रहे हैं, उसके बाद एक सवाल जरूर मेरे मन में आता है कि ये जोड़ी, बहुत क्विक कमेंट सर, कि ये जोड़ी कितने दिन तक साथ चलेगी? देखिए, अगर डीके शिव कुमार ने अपनी तरफ से चलाया है, अपनी तरफ से जो कोऑपरेट कर सकते थे उन्होंने सिद्धारमैया के साथ किया है। पिछले टर्म में भी किया था, इस टर्म में भी किया था, और कांग्रेस ने जो जिम्मेदारी दी उसको निभाते रहे हो। अभी भी 2 बाई इलेक्शन हुए कर्नाटक में, जो दोनों जीता और उसके बाद सिद्धारमैया को उसका क्रेडिट मिला, उसमें भी डीके शिव कुमार ने अपनी पूरी भूमिका निभाई। तो अब वो सिद्धारमैया के लिए एक जिम्मेदारी बनती है कि वो उनको उनके साथ कोऑपरेट करें और आगे कुछ अपने लिए ऐसी चीजें बार्गेन करें अपने और अपने बेटे के लिए। जैसे एक चीज हम अभी ये विजुअलाइज कर रहे हैं कि ये बार्गेन कर सकते हैं कि 28 में अगर सरकार बनती है तो 2.5 साल के बाद हमारा बेटा सीएम बनेगा। जो एक मौखिक एक करार डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया में हुआ था, वो सिद्धारमैया चाहेंगे कि शिव कुमार और उनके बेटे के लिए हो जाए। आला कमान इस बात का वादा करे कि उनके बेटे इनका को बेटा क्या वाकई में इतना बड़ा काबिल पॉलिटिशियन है कि सीएम पद के लिए? काबिलियत से नहीं, ओबीसी वोट के लिए, सिद्धारमैया के बेटे के लिए, अहिंदा वोट के लिए एक बार्गेन वो कर सकते हैं कि हमारा प्रदेश अध्यक्ष हो, डिप्टी सीएम हो, आगे के लिए कमिटमेंट हो, ये सब चीजें वो करेंगे। ये हार्ड बार्गेनिंग करेंगे। कोई इमोशंस का थोड़ा कोई मतलब होता है राजनीति में कि आप रूठ गए तो आपको कोई मना नहीं जाएगा, रूठ के बैठ जाइए तो सबके लिए अच्छा हो जाए कि आप बैठ गए रूठ के। हम तो इंतजार करें सिद्धारमैया के बयान का, और जैसे ही वहां से कुछ और अपडेट सामने आती है हम दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। बात अब बकरीद की करेंगे। आज पूरे देश में बकरीद का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। शहर शहर ईद उल अजहा की नमाज अदा की जा रही है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक, उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल तक बकरीद के मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। यूपी, बंगाल, असम, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में सड़क पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगी हुई है। कुर्बानी को लेकर भी गाइडलाइंस जारी की गई है। मुस्लिम धर्म गुरुओं की तरफ से अपील की जा रही है कि वो कुर्बानी को लेकर सरकार के नियमों को फॉलो करें। गोवंश की कुर्बानी देकर हिंदुओं की आस्था को ठेस ना पहुंचाए, खुले में कुर्बानी ना करें। सरकार भी कुर्बानी को लेकर सख्त है। पुलिस असामाजिक तत्वों पर पैनी निगाह रखे हुए है। भारी पुलिस बल के साथ साथ ड्रोन से भी संवेदनशील इलाकों में नजर रखी जा रही है। मुंबई की बात करें तो 10,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। 8 एडिशनल कमिश्नर, 21 डिप्टी कमिश्नर, 61 एसीपी, करीब 2,000 इंस्पेक्टर्स के साथ ही 10,000 पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात हैं। ये अलग अलग शहरों की तस्वीर आपके सामने है, लेकिन जो ऐतिहासिक तस्वीर है और जो खबर है वो आपको जाननी चाहिए, वो कोलकाता से है। इस बार रोड पर नमाज नहीं हुई। बंगाल में शुभेंदु सरकार के बनने के साथ साथ रोड पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी लग गई। थोड़ी देर पहले मुसलमानों ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में बकरीद की नमाज अदा की। मुसलमान कई साल से कोलकाता के रेड रोड पर नमाज पढ़ते जा रहे थे और इसकी वजह से लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन सरकार बदली, सिस्टम बदला तो माहौल भी बदल गया। 160 साल के बाद रेड रोड पर नमाज नहीं पढ़ी गई। 160 साल सज्जन जी, रोज को अपने लिए नमाज का एक अनसेड, जिसे कहते हैं स्वघोषित एक जगह बना ली थी, लेकिन अब जब ब्रिगेड परेड ग्राउंड है तो फिर सड़क क्यों? नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये हमेशा से ये जो प्रक्रिया है कि आपकी कोई धार्मिक आस्था है, आपका कोई त्योहार है, आप उसको कीजिए, उसके लिए सरकार एक जगह मुहैया करवाए। 2 चीज़ों का ध्यान है, एक किसी और की धार्मिक भावना आहत नहीं हो और दूसरा किसी और को असुविधा नहीं हो। वैसी स्थिति में पहली बात जो बकरीद का देख लें, ये था कि भाई आप गाय की कुर्बानी ना करें और दूसरा सड़कों पे कुर्बानी ना करें। उसके अलावा नमाज पढ़ने की बात आती है। आप देखिए, ये चला आ रहा है कि केवल रोड की ही नहीं है, आप देखें ट्रेनों में देखें और भी बाकी जगहों पे देखें। सवाल है, आपकी धार्मिक आस्था है, लेकिन ये आपका एंटाइटलमेंट दूसरे के
इनकन्वीनियंस पे नहीं बन सकता है कि दूसरे को असुविधा हो। इसमें अब तक की जो सरकारें थी, अंग्रेजों के टाइम में तो कॉलोनियल वो कॉमनल वो चल रहा था कि भाई हिंदू मुस्लिम का वो डिवाइड एंड रूल वाला चल रहा था, तो वो इसको प्रोत्साहित करते थे कि रोड पे होगा कुछ होगा। 46 में डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, सब कुछ वो समझ में आता है। आजादी के बाद भी आपने इसको जारी रखा, तो एक तो ये सरकार की लापरवाही कही जा सकती है कि एक की भाई आपने कोई अल्टरनेट इस पे व्यवस्था नहीं की, और दूसरे के बाद की जो सरकारें थे उनको लगा कि अगर हम सड़क पे नमाज पढ़ने से रोक देंगे तो हमारा वोट बैंक जो है वो इससे आहत हो जाएगा। ये सोच उनके बीच में। अब आप देखिए बहुत सारे धार्मिक नेताओं ने और जिन लोगों ने ब्रिगेड ग्राउंड में किया उन लोगों ने इसका स्वागत किया है कि मैं सुना देती हूँ नमाजियों ने कहा क्या, आप सुने उनका बयान। नहीं, बहुत अच्छा है। ब्रिगेड में आप जो देख रहे हैं, जो फैसिलिटी हमारे शुभेंदु अधिकारी सीएम की तरफ से है, हम सारे मुसलमान की तरफ से उनका बहुत शुक्रगुजार हैं कि बहुत अच्छा इंतजाम किए हैं। ब्रिगेड में भी बहुत दिन से नमाज पढ़ते थे और यहाँ भी नमाज पढ़ने में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, और बहुत ज्यादा ही फैसिलिटी मिला है, पार्किंग का लेके, आने का लेके, जाने के लिए। अभी देख रहे हैं यहाँ पे चारों तरफ से हम लोग जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस जो हो और यहाँ के जो नेता लोग हैं उनका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। हम दिल से, हम जितने भी हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनके तरफ से हम अपने सारे हिंदू भाई को, और भी जो सिख भाई हैं, ईसाई भाई है, सबको शुक्रगुजार करते हैं। जो इंतजामात है ठीक है और अच्छा होना चाहिए डे बाय डे इंशाल्लाह और अच्छा। अब जो काम अभी हो रहा है वो ऐसा तो नहीं है कि पहले नहीं हो सकता था, ममता सरकार में भी हो सकता था, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में खुलेआम कानून का उल्लंघन होने दिया गया। हालात बदले हैं। अब टीएमसी के मुस्लिम विधायक भी कह रहे हैं कि सरकार ने जो नियम बनाया है उसका पालन करना चाहिए। सुने टीएमसी विधायक जावेद खान को। देखिए, हम कुछ खराब अंदाज में नहीं देख रहे, लेकिन सरकार की इच्छा अगर है कि रास्ता नहीं बने और रास्ता नहीं बन करके नमाज हो और सब पूजा हो, तो इसके लिए हम सरकार के साथ हैं। खाली नमाज बन करके और दूसरा को अगर वो हो तो उसमें भी हम लोगों थोड़ा सा लोगों का नाराजगी रहेगा। देखिए, बकरीद को लेकर हो, जिनका अपना जो पार्टी का आइडियोलॉजी है उसको लेकर हो, वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। हम लोग आइन के दायरे में रहकर मानने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी ओंकार सरकार कोलकाता से लाइव जुड़े हुए हैं। ओंकार, दीदी गई दादा आए, ये परंपरा कैसे बदल गई? मीनाक्षी, आज ये देखने वाली विजुअल तो है, क्योंकि पिछले 100 साल से ज्यादा समय से ये नमाज पहले तो शहीद मीनार में पढ़ी जाती थी, उसके बाद 1978 से ये लगातार रेड रोड पे ये नमाज अदा किया जाता था। मैं एक बार विजुअल्स थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा हमारा दर्शकों के लिए। ये जो सड़क है ये सीधा रेड रोड पर जाता है और ये रेड रोड पर ही नमाज अदा किया जाता था, चाहे वो बकरीद का नमाज हो या फिर दूसरे जो ईद का जो त्योहार होता है उस नमाज में जिसपे ममता बनर्जी खुद शामिल होती थी, तो वो रेड रोड में अदा किया जाता था। और उसकी वजह से काफी ट्रैफिकों का वजह से आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता। और इस बार जैसे कि देखा गया, ये ब्रिगेड परेड ग्राउंड जैसा इतना बड़ा मैदान पे सरकार की तरफ से यहाँ पर व्यवस्था की गई और काफी अच्छा व्यवस्था की गई। तो जितने भी नमाजी है, जितने भी मुसलमान समुदाय के लोग हैं, वो भी काफी खुश है कि एक जगह है जहां पर सीधा पहुंच सकते हैं, चारों ओर खुला है। मैं एक बार विजुअल दिखाने की भी कोशिश करूंगा। ये ब्रिगेड परेड ग्राउंड का ग्राउंड है और ये इसी जगह पे कुछ देर पहले नमाज अदा किया गया। तो ये जो जगह है चारों ओर से खुला हुआ एक जगह है, तो इसमें नमाजियों का कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, ना कि ट्रैफिक का प्रॉब्लम हुआ, ना पार्किंग का प्रॉब्लम हुआ। और जितने भी लोग नमाज अदा करने आए थे उनको भी काफी आप ही की अच्छा रिपोर्ट जगह से मिला। मैं एक अंदाजा लगा सकती हूँ ओंकार कि नमाजी भी खुश, सरकार भी खुश, प्रशासन भी चुस्त, हिंदू भी खुश। ऐसी होनी चाहिए व्यवस्था। उत्तर प्रदेश में भी शहर शहर पुलिस का फ्लैग मार्च हो रहा है। बड़ी खबर आपको दे दें, संभल में जामा मस्जिद के पास कड़ी सुरक्षा है और उसी कड़ी सुरक्षा में बकरीद की नमाज भी अदा की गई। पुराने लखनऊ में ड्रोन से निगरानी कर रही पुलिस, यहां से भी खबर है। अच्छा, कुर्बानी को लेकर भी जो खबर आ रही है कि भाई कहाँ पे होनी चाहिए, किनकी कुर्बानी होनी चाहिए, इसको लेकर भी नियम लागू किए हैं। यूपी में गाय की कुर्बानी पर तो सख्त पाबंदी है, ये हम जानते ही हैं। तो जैसे रेड रोड की कहानी बदल गई, वैसे तो अब हम देखें अजीत जी, मुरादाबाद की कहानी हो, संभल की कहानी हो, मेरठ की कहानी हो, कहानी बदलती चली जा रही है। एक एसटी हसन का बयान है, वो जरा मैं दर्शकों को पहले सुना दूं। एसटी हसन ने कहा कि मुसलमानों को गाय की कुर्बानी नहीं देनी चाहिए।
इसके साथ ही एसटी हसन ने सरकार से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की भी मांग कर दी है। ये अच्छी बात है। हम तो ये कहते हैं कि गाय को नेशनल एनिमल डिक्लेयर करें। गाय हमारे करोड़ों हिंदू भाइयों की आस्था है। हम मुसलमान इसी वजह से उसका इस्तेमाल नहीं करते कि हमारे हिंदू भाइयों की धार्मिक आस्था को कोई ठेस ना पहुंचे। तो बंद होनी चाहिए। कहानियां कैसे बदलती जा रही हैं अजीत जी? नहीं, देखिए, ये बदल तो बहुत पहले जानी चाहिए थी, लेकिन अभी हम लोगों ने जो 2-3 बयान सुने, जो पहला आपने बंगाल के नेता का बयान जो सुना, दूसरा बयान जो था, ये कई लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं। आप हाइफन मत लगाइए, अगर के साथ मत कहिए, इसके साथ मत कहिए कि हमको ये विधायक कर रहे थे, अगर कि हमको ये हमारे लिए ऐसी व्यवस्था की तो दूसरे त्योहारों में भी ऐसा ही किया जाए, ये जरूरी नहीं है। आप अभी फिर इसका मतलब आपके दिमाग से चीजें नहीं निकल रही हैं। हर त्योहार की, हर धार्मिक पर्व की एक प्रकृति होती है अलग तरह की, उसको मनाने का तरीका अलग होता है। अब यही जब मुस्लिम समाज के लोग मुहर्रम पर ताजिया का जुलूस लेकर के निकलेंगे तो उनको परेड ग्राउंड नहीं मिलेगा। परेड ग्राउंड में वो इकट्ठा होंगे, रोड पर से ही जाएंगे। तो वैसे ही जब दुर्गा पूजा का त्योहार होगा तो उसके पंडाल बनेंगे, लोग जाएंगे, वो अलग होता है। जब कांवड़ लेकर के लोग निकलेंगे तो उसके लिए अलग होता है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमको परेड ग्राउंड में करा रहे हो तो सारे त्योहार बाकी लोगों के परेड ग्राउंड में करो, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए अब छठ मनाएंगे लोग तो वो नदी किनारे ही मनाएंगे, तालाब के किनारे ही मनाएंगे। हर त्योहार की एक प्रकृति होती है। शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं, दूसरे को असुविधा ना हो इसका ध्यान रखें, दूसरे की धार्मिक भावना आहत नहीं हो इसका ध्यान रखें। ये सभी समुदायों के लिए है। अगर कोई आदमी डीजे बजाते हुए किसी हिंदू जुलूस में ही अगर मस्जिद के सामने जाकर के कुछ करता है तो उसको भी रोकना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और अगर कोई ताजिया का जुलूस लेकर के किसी मंदिर के सामने कुछ करता है या हिंदू कोई त्योहार मनाते हैं उसको अपवित्र करने की कोई चेष्टा करता है तो उसको भी रोका जाना चाहिए। ये सिंपल सी बात है। आप शर्तें मत आरोपित करिए कि हमको परेड ग्राउंड दे दिया तो दूसरे का भी ऐसा ही करिए, ऐसा नहीं होता है। हर त्योहार अपनी प्रकृति होती है, उसकी उस तरह से मनाया जाता है, उसका वो सम्मान होना चाहिए हर एक दूसरे की भावना। टीएमसी की मुश्किलों की लेकिन बात करनी बड़ी जरूरी है, क्योंकि जब से पार्टी सत्ता से गई है तब से पार्टी की स्थिति बिगड़ती चली जा रही है। टीएमसी के सांसद ने ही अपनी पार्टी के सांसद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। काकोली घोष ने सांसद कल्याण बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की भी तैयारी में है। काकोली घोष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से इजाजत मांगी है। काकोली घोष का आरोप है कि कल्याण बनर्जी ने लोकसभा में उनके खिलाफ कई बार अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, गाली गलौज की गई उनके साथ। आपको बता दें, काकोली घोष ने हाल में ही टीएमसी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। ओंकार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ओंकार, मामला क्या है, क्यों काकोली नाराज हैं? देखिए, काकोली घोष दस्तीदार को पिछले हाल ही में उन्होंने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि वो अभी तक तृणमूल में है और तृणमूल सांसद भी बने हुए हैं, लेकिन उन्होंने आज जो लेटर ओम बिरला को लिखा है ये काफी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने ही पार्टी के सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ आरोप लगाया है कि लोकसभा के अंदर वर्बली उन्हें अब्यूज किया गया है। तो ओम बिरला से उन्होंने ये मांगी है कि उनके खिलाफ कंप्लेन दर्ज करने के लिए ये जो मांगा गया है, तो इसका लेटर भी सामने आ चुका है। तो काकोली घोष दस्तीदार जैसे कि देखा जा रहा है एक एक करके हर एक पद को छोड़ रहे हैं और उन्होंने अपने ही सांसद के खिलाफ, अपनी पार्टी के सांसद के खिलाफ मोर्चा खोल लिए है। तो कहीं ना कहीं काकोली घोष दस्तीदार का जो नाराजगी है और भी धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, क्योंकि हाल ही में उनको लोकसभा के जो पद से ममता बनर्जी ने उन्हें हटा दिया था। उसके बाद वो सोशल मीडिया में लगातार एक्टिव थे और सोशल मीडिया में लगातार वो लिख रही थी। चर्चा तो ये भी हो रही है ओंकार कि पहला विकेट इन्हीं का गिरेगा। बहुत शुक्रिया ओंकार आपका पूरी जानकारी के लिए। सज्जन जी, ये तो पता है कि अब धीरे धीरे करके जो है वो टीम टूटेगी, लेकिन ये जो काकोली घोष कर रही हैं और जो कल्याण बनर्जी ने काकोली घोष के ऊपर जो इशारा किया था वो वहां से कहानी शुरू होती है या सरकार जाने से कहानी शुरू होती है? नहीं, देखिए अब खुल के सामने आ रहा है, नहीं तो पहले भी आप देखिए महुआ मोइत्रा के खिलाफ कल्याण बनर्जी इनके बिल्कुल सार्वजनिक तौर पे बातें आई थी। बदतमीजी, गाली गलौज, एक दूसरे का कैरेक्टर असैसिनेशन और भाषा की मर्यादा का उल्लंघन, ये तो पहले से बनर्जी से संभाल पाएंगी? नहीं, ममता बनर्जी तो 2018 के बाद कमांड में ही नहीं थी। ये तो आईपैक पे जो अटैक हो रहा है ये किस पे है? ये पूरा का पूरा अभिषेक बनर्जी पे अटैक है कि एक चुनाव मैनेजमेंट कंपनी को लाके आपने क्या किया, पार्टी को ओल्ड वर्सेस यंग का जो ये सारा कुछ था। अब ये मसला तो अब ये तो डूबता जहाज है। अब टीएमसी के लिए तो ऑबिच्युरी लिख लेनी चाहिए, अब कब उसको आपको प्रकाशित करना है उसमें वेट होगी। लेकिन ये जो अंदर की सड़ांध थी जो पहले से दब जाती थी क्योंकि आप सत्ता में थे, थोड़ा आपको सुख मिल जा रहा था, अब तो हर किसी को पता है कि अगली बार जीते ना जीते।
अजीत जी, सत्ता रहती है बहुत चीजें छुप जाती हैं, सत्ता जाते ही सारे दरारें खुल के सामने आती हैं। बिल्कुल, और ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये बंगाल मॉडल है। वहां आपने इधर उधर से ले लाभार्थी मॉडल। हाँ, आप दूसरे जगह से ले आकर के अपने साथ आपने जोड़ा हुआ था। अब वो लोग फिर दूसरी तरफ देखेंगे, जिधर ज्यादा वो बटर किस साइड लगा हुआ ब्रेड में, वो तो पहचान ही लेता है, नेता तो खासतौर से पहचान लेता है। बड़ी खबर आपको दे दें, कर्नाटक से खबर आ गई है, सिद्धारमैया ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, सिद्धारमैया ने अपने पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। और जैसे कि तय था कि आज के इस ब्रेकफास्ट मीटिंग के बाद उन्हें इस्तीफा देना है, तो अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। जीके शिव कुमार ने उनसे आशीर्वाद पहले ही ले लिया है, गले वो मिल चुके हैं। अब जीके शिव कुमार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सिद्धारमैया ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। अब इस्तीफे का ऐलान तो हो गया है, लेकिन राज्यपाल से मिलकर क्या वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे? क्योंकि राज्यपाल इस वक्त बेंगलुरु में मौजूद नहीं है, वो पहले मुंबई के बाद उज्जैन पहुंचे, इंदौर पहुंचने की खबर है, इंदौर के बाद शायद उज्जैन भी पहुंच रहे हैं, ऐसी भी खबर है। तो ऐसे में अब राज्यपाल तक उनका इस्तीफा कैसे पहुंचेगा? क्योंकि जब तक वो इसे स्वीकृत नहीं करते हैं तब तक ये केवल वन साइडेड इस्तीफा है। वो स्वीकृति देंगे, फिर ये इस्तीफा घोषित हो जाएगा और इसके साथ ही फिर नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और जीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की तारीख भी आ जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि इस्तीफा तो हो गया, अब सिद्धारमैया जब दिल्ली आएंगे तो राहुल गांधी से मुलाकात में वो क्या रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं? वो अपने बेटे के लिए क्या वादा चाहते हैं राहुल गांधी से? वो अपनी पॉलिटिकल पारी को अब आगे कैसे देख रहे हैं? ये सारी खबरें इसी के इर्द गिर्द चल रही हैं। तो बड़ी खबर यह है अजीत जी, सिद्धारमैया ने आखिरकार इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। बिल्कुल, अब ये है कि गवर्नर जब आएंगे तब उनसे मिल करके इस्तीफा देना होगा और उसके बीच में अब ये देखना होगा कि विधायक दल की बैठक कब बुलाई जाती है। अब ये सेकंड स्टेप यही होगा कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई जाए जिसमें डीके शिव कुमार को नेता चुना जाए और फिर वो जाए सरकार बनाने का थोड़ा दावा मुझे करें। नियम इसलिए समझा दे, दर्शकों को भी समझा दे। मान लीजिए राज्यपाल तक इस्तीफा इन्होंने बाय फैक्स पहुंचा दिया, जब उसे वो स्वीकृत करेंगे तब फिर ये ऑफिशियली इस्तीफा कंसिडर हो जाएगा। विधायक दल की बैठक उसके बाद ही हो सकती है, उससे पहले भी बुलाई जा सकती है? उसके पहले भी हो सकती है। विधायक दल का नेता चुनने के लिए जरूरी नहीं है कि आप उनका इस्तीफा स्वीकार हो जाए तभी आप विधायक दल का नेता चुनेंगे। विधायक दल का नेता पहले भी चुना जा सकता है, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो विधायक दल के नेता नहीं रहेंगे, नया विधायक दल का नेता हो जाएगा। दावा सरकार बनाने का तब पेश किया जाएगा जब उनका इस्तीफा स्वीकार हो जाएगा। उनका इस्तीफा जब स्वीकार कर लें राज्यपाल, तब फिर डीके शिव कुमार सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। उसके पहले उनको नेता चुना जा सकता है। हालांकि हमको लगता नहीं है कि उस तरह से करेंगे ये लोग, इस्तीफा स्वीकार होने के बाद ही विधायक दल की हो सकता है बैठक बुलाई जाए। कल रणदीप सुरजेवाला से ये पूछा गया था, जो प्रभारी हैं, कि विधायक दल की बैठक कब होगी, तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं तय किया गया, विधायक दल की बैठक नहीं बुलाई गई है, आज बुलाने की बात थी। कांग्रेस वो हड़बड़ी भी नहीं दिखाना चाहेगी? नहीं, अब अगर जब सब चीजें सहमति से हो रही हैं, सिद्धारमैया तैयार है, कोऑपरेट कर रहे हैं छोड़ने के लिए, तो फिर कांग्रेस नहीं हड़बड़ी करेगी। कांग्रेस भी, उनको भी टाइम देना चाहेगी। कांग्रेस ये बिल्कुल मैसेज नहीं देना चाह रही है उनके समर्थकों को कि हम अपमानजनक तरीके से उनको हटा रहे हैं। सम्मानजनक विदाई उनको दी जानी है, सब चीजें उनकी मर्जी से होगी। कांग्रेस ये मैसेज बनाने की कोशिश करेगी। अब ये लेटर कब एक्सेप्ट होगा और ये तो आगे की बात है, लेकिन जो उनकी अपनी पॉलिटिक्स का एक नया चैप्टर खुल रहा है, सिद्धारमैया अपने लिए, अपने बेटे के लिए, पार्टी में, बेंगलुरु में, कर्नाटक में अपनी पावर होल्डिंग के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यही है कि ये जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट होगा, ये दूध में चीनी की तरह बिहेव करेंगे या नींबू की तरह करेंगे? कहने का मतलब है कि अगर आप बीजेपी को ध्यान में रखते हुए एक टीम की तरह काम करें, लेकिन यहाँ पे ये जो दिख रहा है कि सिद्धारमैया, जैसा अजीत जी ने कहा कि हार्ड बार्गेनर है, तो हार्ड बार्गेनर में 28 के बाद क्या होगा उसकी भी तैयारी चल रही है। वैसे में अगर आपने अपने लोगों को डिप्टी सीएम बनाया, ठीक है, चाहे वो ये प्रियांक खड़गे हो, चाहे इनके बेटे यतींद्र हो, जावेद खान वो मुस्लिम है, और एक और जो बात चल रही है एक एमबी पाटिल की, और उसके अलावा कैबिनेट में, वैसे में आप देखिएगा कि सिद्धारमैया ये चाहेंगे कि एक जो ये अपने फैसले ले वो कंटिन्यूटी में हो, और दूसरा उनकी लिगेसी में हो, और दूसरा जब चुनाव में टिकट बंटवारे की बात हो 2028 में, तो इनके खेमे के लोगों को टिकट मिले, वो कम नहीं हो। अभी भी इस बार भी सिद्धारमैया के फिर जो आप बात कह रहे हैं, मैं उसी को अगर एक्सटेंशन में लूं अजीत जी, तो फिर ऐसे में दो पावर सेंटर दिखाई देंगे कि आपने सीएम तो डीके शिव कुमार को बना दिया, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष अपना चाह रहे हैं, डेप्यूटी सीएम अपने बेटे को चाह रहे हैं, उसके अलावा कैबिनेट में इंपॉर्टेंट पोजीशनिंग अपनी चाह रहे हैं, टिकट बंटवारा भी अपने हिसाब से चाह रहे हैं।
क्योंकि डीके शिव कुमार किस बात के सीएम है? नहीं, ये तो पावर सेंटर रहेगा ही रहेगा। अभी भी देखिए 2 पावर सेंटर है। डीके शिव कुमार ने अध्यक्ष पद नहीं छोड़ा, प्रदेश अध्यक्ष का पद, डिप्टी सीएम है, इसके बावजूद वो प्रदेश अध्यक्ष बने हुए 6 साल से, लगभग 6 साल से वो प्रदेश अध्यक्ष है। तो दूसरा पावर सेंटर तो है ही। सवाल है कि जो 2 पावर सेंटर होंगे उनमें कोऑर्डिनेशन कैसा रहता है। सिद्धारमैया और उनकी टीम कोऑर्डिनेट करती है कि उनके साथ सहयोग करती है कि नहीं करती है डीके शिव कुमार, और ये सहयोग डीके शिव कुमार अपने फैसलों से भी, अपने आउटरीच से भी कर लेंगे। आउटरीच करते हैं वो, लोगों तक जाते हैं, वो लोगों की मदद करते हैं, बहुत ही अच्छा मैनेजर है वो, और वो आउटरीच करके भी मैनेज करेंगे। और एक आला कमान की तरफ से उनको ताकत देनी होगी कि भाई अब ये बॉस हैं, इनको इनके हिसाब से काम करिए। देखिए ये कर्नाटक की पॉलिटिक्स का ये एक बड़ा, वो दोनों पार्टियों में वहां येदियुरप्पा भी पावर सेंटर है। जब वो मुख्यमंत्री उनके यहाँ जो भी बना हो, कई लोग मुख्यमंत्री बने ना भाई, सदानंद गौड़ा भी बने और बाद में बसवराज बोम्मई भी बने, लेकिन पावर सेंटर। राघवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवन बताएं, सिद्धारमैया के इस्तीफे का ऐलान हो गया है, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन पूरी आई है? मीटिंग में क्या क्या हुआ, किसने किसे क्या कहा? जी देखिए, बिल्कुल ये एक्चुअली अभी तक चुप्पी साधे हुए थे सीएम। कल भी जब लगातार उनके करीबी मंत्री और विधायक उनसे पूछ रहे थे तो उन्होंने यही कहा था कि मैं कल अपना फैसला सुनाऊंगा। आज जब ब्रेकफास्ट मीटिंग शुरू हुई कुछ देर पहले मंत्रिमंडल की, तब उन्होंने साफ कहा कि ये कहा गया है राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से, शीर्ष नेतृत्व की तरफ से, कि मुझे राष्ट्रीय राजनीति में जाना चाहिए, उस पर मुझे विचार करना चाहिए, और साथ ही मुझे स्टेप डाउन करने के लिए कहा गया है। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं। यह ऐलान जो है मुख्यमंत्री ने खुद मंत्रियों के सामने कर दिया है, इसलिए अब ये तय माना जा रहा है कि उनका इस्तीफा जो है अब कुछ देर में हो सकता है। हालांकि लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि गवर्नर यहां पर नहीं है, लेकिन गवर्नर ऑफिस को वो रेजिग्नेशन सबमिट किया जा सकता है। गवर्नर कहीं पर भी रहते हुए उस रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके बाद वो दिल्ली जा रहे हैं। इस बात की भी खबर है कि वो राहुल गांधी से पर्सनली मिलने का उन्होंने समय मांगा है, और वहां पर एक बड़ी खबर ये होगी कि वो जाकर पोलाइटली मना कर देंगे कि वो राज्यसभा नहीं आना चाहते। राघवन, बातें बहुत सारी हैं और सारी इंफॉर्मेशन आपके पास से हमें पता है, दर्शकों तक आप ही पहुंचाने वाले